नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। शाम की 4 बज चुके हैं। हम इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट दे दें। दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली में बिल्डिंग हादसा हुआ है। सब्जी मंडी इलाके में बिल्डिंग गिर गई जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। मलबे से निकाले गए दोनों बच्चों की मौत है। एक शख्स को हालांकि सुरक्षित उसका रेस्क्यू कर लिया गया, वो बच गया। सब्जी मंडी इलाका है दिल्ली का और वहां पर ये इमारत गिरी है। 4 मंजिला इमारत थी। आपको बता दें, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जो इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, पुरानी हैं या ठीक ढंग से नहीं बनी हुई हैं, वो लगातार खतरे के निशान पर रहती हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो या फिर जिनमें पुअर क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया हो, नियम कायदे कानूनों को ताक पे रखा गया हो। क्या ये इमारत जो है न्यूली कंस्ट्रक्टेड थी, पुरानी इमारत थी? क्या इसे डेंजर जोन में घोषित किया गया था? क्या इसके आसपास की इमारतों को भी एहतियातन खाली कराया गया है अब, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं कोई दिक्कत आगे ना आ जाए? कंजेस्टेड इलाका है काफी ये, तो ऐसे में अभी कोई टिप्पणी जो है इस हादसे पर नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्यों में सबसे ज्यादा दिक्कतें, ये जो तार आपको दिख रहे हैं, ये तार बन रहे हैं। एक तो ऊपर से हो रही बारिश, ऊपर से ये जो नंगे तार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं और लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये तार जो है वो जानलेवा भी हो सकते हैं। हालांकि बिजली एहतियातन इलाके की काट दी गई है ताकि रेस्क्यू काम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आइए आपको दिखाते हैं, मोहित बख्शी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस हादसे के बारे में और अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस को 11:50 पर सूचना मिली कि यहाँ मलकागंज के ये जो सब्जी मंडी इलाका है, यहाँ पर एक मकान जमींदोज हो गया है। 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है, जहाँ नीचे हलवाई की दुकान थी, जहाँ दूध बेचने का काम होता था। और ये जो है अभी तक ऑपरेशन के जरिए 3 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक बड़ा शख्स है। अस्पताल तीनों को ले जाया जा चुका है और ऑपरेशन अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो जारी है। आप अभी देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी, 2 जेसीबी लगाकर एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और फायर कर्मी जो हैं वो यहाँ पर अभी कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंस भी तैनात है कि अगर और कैजुअल्टी अगर होती है या फिर और किसी शख्स को अंदर से रेस्क्यू किया जाता है तो उसको बाहर लाया जा सके और उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इसीलिए ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। ये काफ़ी देख सकते हैं जो तारे हैं, जो तारों का गुंजाल था, इसकी वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक कार थी वो भी धंस गई थी यहाँ पर मलबे के अंदर, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी रेस्क्यू में। लेकिन फिर स्थानीय लोगों की मदद से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फिर लोगों को निकाला गया। फिर 2 जेसीबी बुलाई गई, जिसके बाद अभी ऑपरेशन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और सवाल ये कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, और यही सवाल लेकर हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ने स्थानीय लोगों से बात की, पड़ताल करने की कोशिश की। क्या कोई डेंजर नोटिस था इस इमारत को लेकर? क्या लीगल कंस्ट्रक्शन थी? क्या मिला उन्हें? अपडेट देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स हैं जिनकी वो बिल्डिंग थी, जिन्होंने आप ये बिल्डिंग कब बेची है आपने और क्या हुआ? ये बिल्डिंग नहीं बेची, नीचे की एक शॉप थी। हम लोग तीनों ब्रदर ऊपर रहते हैं एक फ्लोर पे। नीचे की एक शॉप सेल हुई थी 1 मंथ बैक। तो वो नीचे के लोग यहाँ कुछ काम करा रहे थे, वो फर्श को लेवल कर रहे थे। फर्श बहुत स्ट्रॉन्ग थी बिल्डिंग का, पिलर वगैरह, इसलिए वो हैमर यूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रिक हैमर्स, और वो लगातार सारा का सारा उसको ब्रेक कर रहे थे, जिसकी वजह से नींव जो है हल्की सी मूव कर गई और स्ट्रक्चर पूरा नीचे आ गया। क्या जर्जर हालत में थी या क्या? नो, वी आर स्टेइंग देयर। कंटिन्यूअस रेनोवेशन हो रही थी उस बिल्डिंग की, हर साल मेंटेन्ड बिल्डिंग थी। वी आर स्टेइंग इन दैट बिल्डिंग। वी आर अ फैमिली ऑफ 3 ब्रदर्स। आप कहाँ थे? आप तीनों लोग सब अपने ऑफिसेज के लिए निकले हुए थे एंड जब हम पीछे से हमारे को मैसेज आया कि सारी बिल्डिंग शैटर होके नीचे गिर गई है। आप लोग अभी भी रहते हैं उसी? बिल्कुल, हम उसी बिल्डिंग में रहते हैं। वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग है, बहुत अच्छे से रेनोवेशंस एवरी ईयर होती रहती है। किसकी गलती है इस पूरे? नीचे जो शॉप है, ये जो शक्ति वालों ने शॉप खरीदी है। कब बेची आपने? 1 मंथ बैक हमने, वो हमारे चाचा जी के नाम थी, पूरी बिल्डिंग हमारी थी, दादाजी के टाइम से हमारे पास है। चाचा जी के पास थी, चाचा जी एक्सपायर कर गए तो ये शॉप सेल हो गई, इन लोगों ने ली है। इस पे 10 दिन से काम चल रहा था, जो हैमर चल रहे थे उसकी वजह से सारा ये गड़बड़ हुआ है। ये लेकिन आपने जब ये पूरा हादसा हुआ तो बिल्डिंग में कौन कौन था? बिल्डिंग में मेरा बीच वाला ब्रदर था, मेरी मदर थी। इस टाइम ब्रदर, क्योंकि उनका स्टोन का ऑपरेशन है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो सब लोग वहाँ नहीं थे। मदर मेरी मेडिकल शॉप पे गई हुई थी मेडिसिन लेने। तो घर में एक मेरा भतीजा था, जिसने वो फ्रंट इस साइड पीछे वाले पोर्शन में था, उसने देखा कि फ्रंट का पोर्शन गिर रहा है तो वो बाहर भाग गया और वो सब सेफ है। अभी आपके फैमिली में सब सेफ है? सब सेफ। नीचे कितने लोग काम करते हैं? नीचे लेबर लगी हुई थी, आई डोंट नो कितने थे, बट मैंने सुना है कि 2 बच्चे थे नीचे से निकल रहे थे कि बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और वो नीचे डेथ हो गई। का मालिक कौन है?
मैंने कहा है ना, शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स ने बाय की है ये 1 मंथ बैक। जिसका ये था जो शॉप चलाता था वहाँ पर, वो क्योंकि अभी दूध शॉप का काम चल रहा था वहाँ पर। अभी वो शॉप बंद हो गई थी क्योंकि उनके सन की कोरोना के अंदर डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने सेल आउट कर दी थी 1 मंथ ये बैक। आपके चाचा हैं? वो मेरे चाचा थे। अच्छा। अब उस पे उनके चाचा के बच्चे बैठते थे जो एक्सपायर कर गए कोरोना में, इसलिए वो शॉप सेल हुई शिव शक्ति वालों को और उन्होंने काम शुरू करवाया। इनको कहा था ऐसा कि कंस्ट्रक्शन आप ये जो कर रहे हैं उससे उनको बीच में दिखाया था कि ऐसे क्रॉस आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम सब मैनेज कर लेंगे, तरीके से काम हो रहा है। क्या नाम है उनका, ओनर का नाम क्या है? आई डोंट नो द नेम, बट वो उनकी शॉप का नाम है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है उनका। अच्छा। यू कैन तो आपकी बात हुई है किसी से इस बारे पूरे उस मामले को लेकर? किससे? जो इसका जिसने ये अभी वो बिल्कुल गायब है, वो नहीं मिल रहे। अच्छा, नहीं मिल रहे। और आपके फैमिली में अभी सब मेरी फैमिली में सब सेफ हैं, टचवुड। 3 फ्लोर थे आपके पूरे घर? 3 फ्लोर, ग्राउंड पे शॉप थी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हमारे पास है। पूरा नाम क्या है आपका? राजीव वनेजा। राजीव वनेजा, ये राजीव वनेजा है, इन्हीं की ये बिल्डिंग थी। नीचे की दुकान जो थी वो किसी और की थी जिसको बेच दिया गया था। और अब जो हादसा हुआ है, इनका कहना है कि जिसको ये दुकान बेची थी वो कंस्ट्रक्शन करा रहा था। उसी कंस्ट्रक्शन के चलते इन लोगों ने उसको बताया भी था कि भाई ये कंस्ट्रक्शन एक बड़ी आफत ला सकती है, बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद इस तरीके का हादसा जो है वो सामने आया है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और बात करते हैं गुजरात की। भूपेंद्र पटेल ने अब से कुछ ही देर पहले गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और कामकाज संभाल लिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया, सभी लोग चौंक गए। किसी को भी खबर नहीं थी कि भूपेंद्र पटेल जो हैं उन्हें गुजरात की कमान सौंपी जाएगी, वो भी चुनावों से पहले। हालांकि कहा जा रहा है कि पटेल पाटीदार समुदाय जो है उसमें जिस तरह से नाराज़गी है या जिस तरह से वहाँ पर दबदबा बन रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पर लाना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भूपेंद्र सीएम तो बन गए हैं, लेकिन उनके सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जिससे उन्हें पार पाना होगा। सबसे पहली चुनौती है उनके मंत्रिमंडल की। माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल का मंत्रिमंडल भी बेहद चौंकाने वाला होगा। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के महज 4 साल में पार्षद से विधायक और विधायक से गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में ऐसी सियासी इंजीनियरिंग दिखाई कि उनके सामने सीएम के बड़े बड़े दावेदार चित हो गए। ना तो नितिन पटेल सीएम बने, ना ही सीआर पाटिल सीएम बने, ना ही मनसुख मंडाविया बने, बल्कि आला कमान से भूपेंद्र पटेल को गुजरात के सिंहासन पर आसीन करने का आदेश मिला। बीजेपी आला कमान ने एक ऐसे नेता को गुजरात की कमान सौंपी जो हाई प्रोफाइल नहीं है, एक ऐसा नाम जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, जो विधायक दल की मीटिंग में भी सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा था। लेकिन जब नाम का ऐलान हुआ तो भूपेंद्र पटेल गुजरात की मौजूदा सियासत में बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरा बन चुके थे। भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाकर बीजेपी ने सरप्राइज के सिलसिले को बरकरार रखा है कि वो ऐसे नामों को आगे बढ़ाती आई है जो लो प्रोफाइल रहकर अपना काम करते हैं। लेकिन अब भूपेंद्र पटेल के सामने चुनौती बड़ी है। चुनौती नंबर 1, 2022 में जीत के सिलसिले को जारी रखना है। चुनौती नंबर 2, पिछली बार के मुकाबले वोट शेयरिंग बढ़ाना है। चुनौती नंबर 3, 2017 की तुलना में ज्यादा सीटें दिलाना है। चुनौती नंबर 4, पाटीदार समाज की नाराजगी को दूर करना है। चुनौती नंबर 5, पार्टी में वरिष्ठ नेताओं से तालमेल बिठाना है। बीजेपी ने रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को कमान 2022 को ध्यान में रखकर ही दी है, क्योंकि विजय रूपाणी पर कोविड की दूसरी लहर में इंतजामों को लेकर सवाल उठे थे, कुछ नाराजगी भी थी। दूसरी तरफ 27 साल से गुजरात पर राज कर रही बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से भी जूझना है। ऐसे में एक नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरा चाहिए था जो सौम्य हो और बहुत हाई प्रोफाइल ना हो, जिस सांचे में भूपेंद्र पटेल फिट हो गए।
लेकिन अग्नि परीक्षा 2022 का चुनाव है जो उनकी सियासत का भविष्य तय कर देगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो उनके सामने चुनौती कठिन है। सीएम के तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम ने भले ही कईयों को चौंका दिया हो, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की एक बड़ी सोच है। कहा जा रहा है कि पाटीदार समाज से आने वाले पटेल समुदाय को से रिप्रेजेंटेशन लेकर सीएम बनाकर बीजेपी ने पाटीदारों की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की है। गुजरात में पाटीदारों की ताकत किसी से छिपी नहीं है। गुजरात में इनकी संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है। ये कुल आबादी के 12 से 14% है। कई सीटों पर जीत हार का अंतर तय करते हैं। 182 विधानसभा सीट में से 70 पर पटेल समुदाय का प्रभाव है। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक भी पटेल समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में एक पटेल को चुनना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है और एक ऐसे चेहरे को चुनना जो बहुत लंबे समय से राजनीति में नहीं है, 2017 में ही चुनकर आए हैं, तो उनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी नहीं है, जिससे बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपनी एंटी इनकम्बेंसी है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेगी, एक फ्रेश चेहरा देकर। भूपेंद्र पटेल लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं। वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अच्छा अनुभव रखते हैं। साल 1999-2000 में वो स्थायी समिति के अध्यक्ष और मेमनगर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। साल 2008 से 10 के बीच वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। 2010-15 में पार्षद बने। इसके बाद 2015-17 के दौरान वो AUDA यानी अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। फिर 2017 में पहली बार विधायक बने और विधायक बनते ही इतिहास रच दिया। भूपेंद्र पटेल ने 2017 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को 1,17,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी और अब 2021 में उनकी ताजपोशी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हुई है, वो भी चुनावी साल से पहले। एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा दांव बीजेपी का। दरअसल गुजरात में पाटीदार समाज की जबरदस्त पकड़ है और इसी पकड़ के कारण बीजेपी ने अब पाटीदार समाज पर दांव लगाया है। अगर पाटीदार बहुल सीटों के नतीजे देखें तो 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 28 सीटें मिली, जबकि 2012 में बीजेपी के 36 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 2017 में 23 सीटें मिली थी, जबकि 2012 में केवल 14 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 2017 में एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी, जबकि 2012 में 2 सीटें अन्य के पास थीं। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं गुजरात से ही अगली खबर, जहां सैलाब ने कहर मचाया हुआ है। देखिए गुजरात के राजकोट में कैसे कार नदी में समा गई। लोगों के सामने ये कार बहती चली गई और कोई कुछ ना कर सका। आप देख सकते हैं जामनगर राजकोट में कहर सबसे ज्यादा है सैलाब का। राजकोट की तस्वीरें हैं, कैसे एक कार जो है पानी के वेग को सह नहीं सकी और उसके बाद देखते ही देखते ये लहरों में समा गई। पानी का वेग बहुत ज़्यादा था और कार भी जो है वहाँ पर कोई अपनी बचा नहीं सका। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की नौबत आ गई है। गांव के गांव से लोगों को दिखाते हैं अगली तस्वीर आपको, जहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और साथ ही सड़कों तक पानी आ गया है। राजकोट की तस्वीरें हैं, जो पूरा शहर है वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। गलियों में देखिए कि किस तरह से पानी जो है कमर तक आ गया है और बारिश रुक नहीं रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और समस्या ये हो रही है कि सप्लाई लाइन भी अफेक्ट हुई है। आप देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं रेस्क्यू लोगों का हो रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच रही है, सेना को भी इस काम में लगाया गया है और लोगों को कैसे इकट्ठा करके अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, मेडिकल एड चाहिए तो कैसे उनको बचाया जाए। आप ये देखिए एक और शख्स का रेस्क्यू किस तरह से किया गया है, क्योंकि ऐसे में अगर किसी को कोई बीमार हो, कोई परेशानी हो तो उसे कैसे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। ये देखिए बच्ची का रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है पहुंची। एक टेम्प्रेरी क्योंकि नीचे से जाना पॉसिबल नहीं था, पानी इतना ज़्यादा आ चुका था तो रेस्क्यू जो है पानी की लहरों के बीच में पॉसिबल नहीं था, तो कैसे एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया और जान पर खेलकर कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए कि पहले एक टेम्प्रेरी एक पुल जो है वो बनाया गया, पुल भी नहीं है बेसिकली। आप देखिए कि जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं उनका स्टैंड जो होता है उसको लिटाकर एक पुल की शक्ल दी गई है और उसके बाद लोगों को उनके घरों की छत से रेस्क्यू किया जा रहा है। जामनगर की ये तस्वीरें हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आप देखिए कि किस तरह से चॉपर का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। खासतौर से गांव के इलाके के लोग जो हैं जो फंस गए हैं, चारों तरफ से पानी ही पानी है। आप देखिए कि किस तरह से जो स्लिदरिंग करके जो हैं वो नहीं चढ़ सकते हैं लोग, जो बुजुर्ग हैं तो उनका रेस्क्यू जो है वो किस तरह से एक नीचे
किया जा रहा है, एक पेडिस्टल बनाया गया है, क्योंकि आम लोग जो हैं या कोई बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरतों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि इस तरह से जाना। तो एक वक्त में ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू जो है वहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता पूरब पटेल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पूरब, जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं, वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि वहाँ पर किस तरह से लोग फंस गए हैं। क्या पहले से कोई वार्निंग नहीं थी? क्या पहले से जलस्तर जब बढ़ रहा था तो लोगों को अलर्ट पे नहीं जारी किया गया था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग फंसे के फंसे रह गए पानी के सैलाब में, या अचानक इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और नदियाँ वेग पर चली गई हैं? क्या स्थिति ये है? बिल्कुल सही कहा बिनाज आपने कि अचानक कल रात को जामनगर राजकोट के बीच के जितने भी इलाके हैं वहां पर करीब 22 इंच बारिश हुई है। और खास तौर पर जामनगर का जो कालावाड़ तालुका है वहां पर जो नदी है वो ओवरफ्लो हो गई और कई बांध भी ओवरफ्लो हो गई, यानी कि जितना पानी आया उतने पानी की जाने की जगह नहीं थी। तो आसपास के जितने इलाके हैं वो सारे जलमग्न हो गए। विजुअल में साफ नजर आ रहा है कि आखिरकार इस तरह से एनडीआरएफ और सेना की जो टीम है वो लोगों को बचाने में लगी हुई है। जब आज सवेरे गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, वो अपनी शपथ विधि में जा रहे थे, उससे पहले ही उन्होंने जामनगर कलेक्टर को आगाह किया कि तत्काल से इन सभी जगहों पर चॉपर का इस्तेमाल किया जाए। एयरफोर्स के जो 2 चॉपर है वो वहां पर लगे हुए हैं लोगों के रेस्क्यू के लिए। एनडीआरएफ की 5 टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लोगों का रेस्क्यू जारी है। लेकिन स्थिति है वो काफी भयावह है और जिस तरह से पानी है, करीब 10 से 12 फीट पानी होगा और लोग अपनी घरों की छत पर मौजूद है। और एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और जो स्थानीय लोग हैं आसपास के गांव वाले, वो किसी न किसी तरीके से लोगों को बचाने में जुटे हैं। विजुअल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 घरों के बीच में एक बड़ा सा लोहे का जो पोल है वो डाला गया और उसी के जरिए एनडीआरएफ लोगों को बचा रहा है। और जो विजुअल दिखाई दे रहे हैं उस घर पे करीब 31 लोग मौजूद थे। इन सभी को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है और फोन लाइन की भी काफी व्यवस्था जो है गड़बड़ा गई है, तो जाहिर है परिस्थिति काफी विकट है। पानी जो अपना कहर बरपा रहा है और लोग जो है वो काफी परेशान है। जी, इस तमाम अपडेट के लिए पूरब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें गुजरात राजकोट जामनगर से आ रही हैं और किस तरह से पूरब भी बता रहे थे कि वहाँ पर रातों रात देखते ही देखते एक तरह से जल प्रलय, वहाँ लोग जो हैं वो 4 हुए हैं। महाराष्ट्र में भी हालत खराब है। गुजरात से अब आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां पर नासिक में भी सैलाब का सितम है। बारिश के बाद से गोदावरी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। नासिक जिले के गंगापुर और दारणा जैसे बांध पानी से लबालब बढ़ चुके हैं। डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद गोदावरी रौद्र रूप में है। बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है, साथ ही जगह छोड़ने की अपील भी की। प्रशासन किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गया है। गोदावरी के लगातार बढ़ते जलस्तर पर ट्रैक है और लोगों की परेशानी देखिए किस तरह से बढ़ गई है। और अब आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान में तालिबान को कैसे और कहां खलाना मिला है। तालिबान ने दावा किया है कि उसे अमरुल्लाह साले के घर से भारी संख्या में रुपयों से भरा हुआ बैग मिला है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये रुपया पैसा मिला है उन्हें। साले के घर से ईंटें सोने की बरामद हुई हैं। ये तालिबान का दावा है, ये प्रोपेगेंडा है। तालिबान का दावा है कि वाकई में साले अपना सारा कमाया हुआ पैसा यहीं छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। सोने की ईंटें छोड़ गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। कई इंटरनेशनल करेंसीज जो हैं वहाँ पर बरामद हुई हैं। आप देखिए कि किस तरह से तालिबान के लड़ाके जो हैं कि करके उनके इस खजाने को दिखा रहे हैं। बाकायदा वीडियो बनाकर इस वीडियो को भी सर्कुलेट किया जा रहा है। तो क्या वाकई में ये खजाना साले का है? प्रोपेगेंडा वीडियो है? क्या चल रहा है? आप देखिए ये तमाम करेंसी का वीडियो जो है बताया जा रहा है कि ये साले के घर से बरामद हुआ है।